बरसों पुरानी बात है। इस बात को लगभग आज से कोई 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये किस्सा मुझे आज से 30 साल पहले सुनाया गया और उस वक्त सुनाने वाले थे हमारे दादा जान, और ये उनके जवानी के जमाने का किस्सा है। उनकी नौजवानी का जमाना यानी हिंदुस्तान की तकसीम से पहले का। सूबा पंजाब के इंतहाई शुमाली इलाके में खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं। मरी के हसीन तरीन पहाड़, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, मौसम सरमा में जहाँ पर बेतहा बर्फबारी होती है। इंतहाई खूबसूरत जगह जहाँ से कश्मीर के ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों के मनाजिर भी दूर से नजर आते हैं। इन्हीं ऊंची नीची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था। पहाड़ी सिलसिले के गांव बड़े अजीब से होते हैं। घर साथ साथ नहीं होते, घर एक दूसरे से काफी फासले पर दूर दूर होते हैं। एक घर यहाँ तो दूसरा काफी दूर। और इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुल्तानपुर। बड़ी मुश्किल से कोई 30 से 40 घरानों पर मुश्तमिल ये गांव था। इस गांव में एक हज्जाम रहता था। उस हज्जाम का नाम निजामुद्दीन था। इंतहाई शरीफ, नेक और साले अल्लाह लोक इंसान था, इबादत गुजार, अल्लाह ताला की याद में वक्त गुजारने वाला हज्जाम। इतना शरीफुल नफ्स आदमी था कि क्या कहने। अपने काम के एवज सिर्फ इतनी उजरत लेता जिसे वो अपने लिए हलाल समझता था। उसने कभी किसी से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश नहीं की थी। लोग उसकी शरीफुल नफ्सी की वजह से उसकी बेइंतहा इज्जत करते। 5 वक्त का नमाजी, कभी नमाज कज़ा नहीं करता था। अल्लाह ताला ने उसको औलाद में भी बहुत बरकत दी। उसके 5 बच्चे थे। बीवी बड़ी शाकिर और खावंद की खिदमत गुजार थी। हज्जाम अभी जवानी की मनाजिल तय पूरी तरह नहीं कर सका था कि एक धचका उसे लगा। उसकी जिंदगी का साथी उसका साथ छोड़ गया। उसकी बीवी बेहद बीमार हो गई। सर्दियों के दिन थे। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी सर्दियां बहुत कहर आलूद होती हैं। उसकी बीवी को नमूनिया हो गया। गांव के हकीम को दिखाया मगर अफाका न हुआ और किसी बड़े शहर या कस्बे तक ले जाने की नौबत ही ना आ सकी। हज्जाम की बीवी मर गई। हज्जाम तो जैसे दुनिया ही पलट गई। बच्चे अभी छोटे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। हज्जाम के लिए अब दोहरी मेहनत हो गई। घर के कामकाज भी करने पड़ते और बाहर कमाने के लिए भी जाना पड़ता। इसी तरह उसके दिन गुजरने लगे। गांव वालों ने उसे बड़ा कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर वो तैयार नहीं था। हज्जाम अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी याद में अक्सर छुप छुप कर आंसू बहाता रहता। उस वक़्त गांव और देहातों में ऐसा रवाज कायम था कि लोग हज्जाम को पूरे साल की मेहनत के एवज फसलों की कटाई पर अनाज और दाने दे दिया करते, जो उसके पूरे साल के लिए काफ़ी होते। मगर सिर्फ अनाज से तो ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। पहनने को कपड़ा और रुपयों की भी ज़रूरत होती है। हज्जाम बेचारा गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। 2 वक्त की रोटी तो मिल ही रही थी, मगर हालात काफ़ी अबतर थे। हज्जाम बेचारा बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश करता, मगर इतना ही कमा पाता जिससे उसके घर का चूल्हा जलता। गांव के कुछ लोगों ने उसकी माली मदद की, मगर मुस्तकिल तौर पर कौन मदद करता है। अपनी मेहनत किए बगैर तो कुछ हासिल नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी अपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। हज्जाम बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि गांव में तो घर बहुत थोड़े हैं जिससे काम काज नहीं चलता। जाहिर है रोज़ तो कोई हजामत बनवाने नहीं आता। उसने सोचा क्यों ना दूसरे गांव में जाकर किस्मत आजमाई की जाए। साथ ही जो दूसरे गांव पड़ते हैं जहां पर ज़्यादा बड़ी आबादी थी। हज्जाम का गांव और पहाड़ी के ऊपर बीचों बीच घने जंगल में था, जबकि दूसरा गांव पहाड़ी से नीचे तकरीबन 6 कोस के फासले पर था। कच्ची पगडंडी के रास्ते जो जंगल के बीचों बीच एक गांव को दूसरे गांव से मिलाते थे। आबादी कोई इतनी ज्यादा उन वक्तों में नहीं हुआ करती थी, लेकिन सफर के लिए बैलगाड़ियों का सहारा लिया जाता। मगर उस पहाड़ी इलाके में बैलगाड़ी कहाँ से आई? अगर होती भी तो वहाँ कोई इतनी आमदोरफ्त नहीं थी कि वहाँ पर लोग बैलगाड़ी इस्तेमाल करते। जिन लोगों ने इधर उधर आना जाना होता वो पैदल ही पगडंडियों में इन जंगलों के रास्ते एक दूसरे के गांव चले जाते। दूर दराज के सफर पुराने जमाने में लोग बैलगाड़ियों के जरिए किया करते थे। हज्जाम सुबह सवेरे मुंह अंधेरे अजान के वक्त उठता, वुजू करके नमाज अदा करता और बच्चों के लिए नाश्ता बनाता। फिर खुद नाश्ता करने के बाद उन्हें घर में बंद रहने की हिदायत करता। बड़ी बेटी की उम्र 10 से 12 साल थी, मगर आखिर थी तो बच्ची। हज्जाम उसे सख्ती से ताकीद करता कि उसके आने तक दरवाज़ा बंद रखा जाए। वो आस पड़ोस के लोगों से भी कह देता कि वो काम पर जा रहा है, उसके आने तक थोड़ा ध्यान रखिए। मुंह अंधेरे अपने गांव से निकलता, अपने सामान का थैला कंधे पर लटकाए जंगल के बीचों बीच
पगडंडियों से होता हुआ दूसरे गांव की तरफ बढ़ जाता। दूसरे गांव में पहुंचने के लिए उसे 40 से 50 मिनट तक पैदल सफर करना होता। पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग पैदल चलने को आर नहीं समझते, इसलिए इतनी सफर को भी अहमियत नहीं दिया करते। पुराने जमाने में लोग कई कई मील भी पैदल सफर किया करते, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहती। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए पगडंडियों पर तकरीबन आधा फासला तय करने के बाद एक छोटी सी नदी आती, जिससे गांव के लोग बआसानी पार कर लेते। पानी का बहाव इतना तेज नहीं होता था, इसलिए उसे पार करना कोई मुश्किल नहीं था। छोटी सी नदी को पार करने के बाद दोबारा घने जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता और फिर हजाम उसे तय करने के बाद दूसरे गांव में पहुंच जाता। दूसरे गांव में जाकर काम शुरू करने से उसका काम कुछ बढ़ गया, जिससे उसकी माली हालत कुछ बेहतर होने लगी। आने और जाने का सफर था, मगर हजाम के लिए यह सफर कोई माने नहीं रखता था, क्योंकि हजाम इस सफर का आदी हो चुका था। इस तरह उसे दूसरे गांव में काम करते हुए 5 महीने से भी ज्यादा हो गए। हजाम की हमेशा कोशिश होती कि मगरिब की अजान होते ही अपना काम खत्म करके अपना थैला कंधे पर लटकाए और फिर वापसी की राह ले। इशा की अजान से पहले पहले वो अपने घर पहुंच जाता। उसके पहुंचने तक उसकी सबसे बड़ी बेटी आटा गूंद देती और सब्जी काट देती। हजाम घर पहुंचकर खाना बनाता और फिर अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो सो जाते। जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक दिन बड़ा अजीब वाकया हुआ। हजाम कंधे पर थैला लटकाए अपने घर से निकला। दूसरे गांव अपनी मंजिल पर पहुंचा और सारा दिन बेइंतहा मसरूफ रहा। मगरिब की नमाज हो गई। उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया। उसे एहसास था कि उसके बच्चे भूखे बैठे होंगे। उसने अपने घर की राह ली। अपना औजारों का थैला कंधे पर लटकाए वो खरामा खरामा अपने घर जा रहा था। आधे रास्ते पहुंचने के बाद उसने नदी पार की और जूं ही नदी पार करने के बाद अपने गांव वाली पगडंडी पर चढ़ा तो उसकी नज़र सामने दरख्त पर पड़ी। वो हैरान रह गया। सामने एक बड़ी हसीनो जमील औरत दरख्त की एक डाल पर बैठी उसे बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। हजाम उसे एक लम्हे के लिए देखकर डर गया। हजाम ने जल्दी से आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और पगडंडी पर चढ़ने लगा। निजामुद्दीन रुक जाओ, औरत की इंतहाई सहरंगेज आवाज आई। आवाज में इतनी शेरनी डूबी थी कि ना चाहते हुए भी निजामुद्दीन के कदम रुक गए। औरत उछलकर दरख्त से नीचे उतरी और फिर चलती हुई उसके सामने आ गई। औरत ने बड़े भड़कीले कपड़े पहने थे। खूबसूरती में वो कुदरत का शाहकार थी। उसका लंबा सा गरारा नीचे जमीन तक लटक रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? निजामुद्दीन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। निजामुद्दीन बिल्कुल नहीं घबराया। निजामुद्दीन एक नेक और सालेह मुसलमान था। उसका अल्लाह ताला पर कामिल यकीन था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक खुदा न चाहे। वो औरत कहने लगी, मैं तुम्हें रोज़ यहाँ से गुजरते हुए देखती हूँ निजामुद्दीन। वो मुस्कुराने लगी। निजामुद्दीन पूछने लगा, कौन हो तुम और मुझे क्यों देखती हो? निजामुद्दीन, मेरा नाम शमाइन है। निजामुद्दीन उसका नाम सुनकर अचंभे में पड़ गया और कहने लगा, बड़ा अजीब सा नाम है। कहने लगी, मैं फूल नगर गांव में रहती हूँ। निजामुद्दीन अपने जहन पर जोर देते हुए बोला, फूल नगर नाम का तो कोई गांव आसपास नहीं है। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और आसपास के तमाम गांव को जानता हूँ जो इस पहाड़ी के ऊपर या नीचे हैं। ऊपर तो सिर्फ हमारा गांव सुल्तानपुर ही है, बाकी सब गांव पहाड़ी से नीचे हैं। औरत मुस्कुराते हुए बोली, हो सकता है तुमने ठीक सुना हो, मगर फूल नगर का गांव यहाँ मौजूद है। निजामुद्दीन ने कहा, अगर मौजूद है तो मैं क्या करूं? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। वो कहने लगी, मैं तुम्हें रोज यहाँ से गुजरते हुए देखती हूँ। आज बात करने को दिल चाहा तो चली आई। निजामुद्दीन कहने लगा, अच्छा ठीक है, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनके लिए खाना बनाना है, मैं चलता हूँ। निजामुद्दीन ने इतना कहा और पगडंडी पर आगे बढ़ गया। वो औरत दूर तक उसे जाता हुआ देखती रही। निजाम ने इस बात का कोई खास नोटिस नहीं लिया। उसके जाने के बाद वो धीरे से उन्हीं दरख्तों की तरफ बढ़ी और झुंड में जाकर गायब हो गई। निजामुद्दीन घर पहुंचा। आज उसके बच्चे भूख के मारे बिलख रहे थे। उसे आने में थोड़ी देर हो गई। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और बच्चों से माफी मांगी। अगले 2 दिन वो औरत उसे रास्ते में नहीं मिली। सर्दियों के दिन शुरू हो रहे थे। मगरिब तक शाम का अंधेरा बहुत गहरा हो जाता। तीसरे दिन वो फिर नदी पर पहुंचा तो वही औरत उसके सामने मौजूद थी। अंधेरा होने की वजह से अब निजामुद्दीन अपने साथ एक छोटी सी लालटेन ले आता। लालटेन की रोशनी में वो रास्ता देखते हुए अपने गांव को चल पड़ता, ताकि रास्ते में कोई सांप या कोई जानवर वगैरह ना आ जाए।
एक हाथ से अपने औजारों का थैला कंधे पर लटकाए और दूसरे हाथ से लालटेन पकड़े वो आगे बढ़ रहा था कि उसने अचानक देखा वो औरत सामने खड़ी थी। लालटेन की पीली रोशनी में वो बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही थी, एकदम खौफनाक। वो एक लम्हे के लिए खौफजदा होकर पीछे हटा। क्या बात है, आज तो फिर मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। हाँ निजामुद्दीन, मेरा दिल चाह रहा था तुमसे बात करने को। वो बदस्तूर ढीठ बनी उसके सामने खड़ी थी। क्या बात करनी है तुम? रात के इस वक्त कैसे तुम अपने घर से निकल आती हो? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते नहीं? औरत अजीब से अंदाज में कहका लगाकर बोली, मुझे कौन रोकेगा, मुझे कौन रोक सकता है? अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर वाले बहुत अजीब लापरवाह से लोग हैं। लापरवाह नहीं निजामुद्दीन, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। निजामुद्दीन, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। निजामुद्दीन उसकी बेबाकी देखकर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, अजीब बेहया औरत हो, क्यों मुझे पसंद करती हो और ऐसे अपने मुंह से इकरार कर रही हो जैसे तुम कोई औरत नहीं। कहने लगी, पसंद करने की कोई वजह नहीं, तुम जानते हो मैं तुम्हें रोज यहाँ से गुजरते हुए देखती हूँ और बस तुम्हें दिल ही दिल में पसंद करने लगी। ऐसा आज से नहीं बल्कि 2 महीनों से हो रहा है। 2 महीने पहले मैं घूमती हुई यहाँ निकल आई और फिर मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा। बस फिर क्या हुआ, तुम्हें देखने को मन करता है, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। निजामुद्दीन उसकी बात से जिद होकर बोला, देखो बेहया औरत, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और 5 बच्चों का बाप हूँ। मेरी बीवी चंद महीने पहले वफात पा गई। मुझ पर अपने 5 बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं इन बातों को खुराफात समझता हूँ। मैं अल्लाह लोक आदमी हूँ, खुदा की याद में मसरूफ रहने वाला। औरत उसकी बातें बड़े तहम्मुल से सुनती रही और फिर बोली, मैं जानती हूँ। वो हैरान होकर बोला, तुम मुझे कैसे जानती हो? वो कहने लगी, ये मत पूछो, बस मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी इतनी बेबाक हरकत पर हजाम हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी मैं बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। शादी का बोझ अब मैं नहीं उठा सकता। मेरी बीवी मुझे जानती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरी गुर्बत और मेरे हालात के साथ समझौता करती थी। उसके मरने के बाद मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। औरत कहने लगी, अच्छी तरह सोच लो निजामुद्दीन, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे घर के हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अरे वाह, क्या तुम्हारे पास कोई अलादीन का चिराग है जो मेरे घर के हालात बदल दोगी? निजामुद्दीन ने कुछ और कहना चाहा मगर वो बात काट कर बोली, अच्छी तरह सोच लो निजामुद्दीन, मैं कुछ रोज तुम्हें यहाँ मिलती रहूंगी। इतना कहकर वो मुड़ गई और दरख्तों के झुंड में गायब हो गई। निजामुद्दीन सर झटककर अपने घर को चल पड़ा, साथ ही साथ मुंह में बुड़बुड़ाते हुए जा रहा था, अरे वाह, क्या तू कोई जादूगरनी है जो मेरे घर के हालात बदल देगी? अजीब औरत लगती है, दीवानी, ज़हनी तौर पर पागल लगती है, इसलिए ऐसी दीवानों जैसी बातें कर रही है। भला 5 बच्चों के बाप से कौन शादी करेगा? अगले रोज वो मौजूद नहीं थी। निजामुद्दीन खिलाफे तवक्को बार बार उन्हीं दरख्तों के झुंड की तरफ देख रहा था, मगर तीसरे दिन वो फिर वहां मौजूद थी और ऐसा महज इत्तेफाक था कि वो हमेशा उसे उसी नदी को पार करने के बाद मिलती। निजामुद्दीन, फिर तुमने क्या सोचा? वो उसके सामने आती हुए उसकी आंखों में झांक कर बोली, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम गलत कदम उठा रही हो। तुम मेरे बारे में नहीं जानती, तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई सब नाराज होंगे। देखो ए हसीन औरत, तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? वो उसकी बात काट कर बोली, तुम सब को छोड़ो, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? निजामुद्दीन ने 2 टोक अल्फाज में कहा, नहीं। औरत मुस्कुराकर कहने लगी, अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। और इससे पहले कि निजामुद्दीन उसको जवाब देता, वो फिर वापस चली गई जहां से वो आई थी और निजामुद्दीन हक्का बक्का उसे खड़ा जाते देखता रहा। अगले दिन निजामुद्दीन बड़ा परेशान था। वो जिस गांव में काम के लिए जाता था वहां पर एक बुजुर्ग रहते थे जो अल्लाह लोक और खुदा की याद में मगन रहते। लोग उनके पास तावीज़ और दम दरूद करवाने के लिए आते रहते। जो लोग बीमार होते तो तावीज़ और दम दरूद करवाने दूर दूर से उनके पास आते। उन्हें लोग मियाँ जी कहकर पुकारते। उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। सर के बालों से लेकर दाढ़ी तक सफ़ेद बर्फ़ की मानिंद हो चुकी थी। बड़े नेक और परहेजगार इंसान थे। निजामुद्दीन ने काम ख़त्म होने के बाद उनसे मिलने का सोचा और फिर गांव में मौजूद उनकी बैठक में पहुंच गया। उनके पास उनके कुछ अकीदतमंद लोग बैठे थे जो उनसे तावीज़ लेने आए थे। जब मियाँ जी उनसे फारिग हुए तो मियाँ जी कहने लगे, क्यों भाई निजामुद्दीन, खैरियत? आज हमारी याद कैसे आ गई?
निजामुद्दीन कहने लगा, मियाँ जी एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। और फिर निजामुद्दीन ने अपने साथ चंद दिनों से पेश आने वाले तमाम वाक़यात मियाँ जी के गोशगुजार कर दिए। मियाँ जी सुनकर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, क्या वो तुम्हें वहीं पर मिलती है, उसी नदी के किनारे? जी मियाँ जी, वही नदी जब मैं पार कर लेता हूँ तो दूसरी तरफ दरख्तों के झुंड में मौजूद होती है। मियाँ जी कहने लगे, हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ से सुल्तानपुर गांव का तमाम रास्ता घने जंगल पर मुश्तमिल है। तुम्हारे गांव के महज चंद ही घर हैं, चंद मकान, इसलिए उस तरफ ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त नहीं। और निजामुद्दीन, ये फूल नगर नाम का तो कोई गांव मैंने आज तक नहीं सुना, मुझे अच्छी तरह याद है। मियाँ जी, उस औरत ने यही नाम बताया है। आपके पास आने का मकसद ये है कि आप गांव के सबसे पुराने आदमी हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा गांव यहाँ मौजूद है जिसका नाम फूल नगर हो? मियाँ जी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर तस्बीह पर तेजी से उंगलियां चलाते रहे। निजामुद्दीन, अभी अंधेरा फैलने में बहुत कम वक्त है। अगर आज तुम्हें वो रास्ते में मिले तो तुम उसे बातों में बहलाए रखना और इस दौरान उसकी आंखों को गौर से देखना। अपनी तमाम तवज्जो इस बात पर रखना कि क्या वो अपनी आंखें झपकती है या नहीं, और दूसरी बात, उसके पाँव को देखने की कोशिश करना। मगर मियाँ जी ने हाथ उठाकर उसकी बात काट कर कहा, जल्दी जाओ, देर मत करो, और जो कुछ तुम देखो कल मुझे आकर बता देना। निजामुद्दीन समझ गया कि अब मियाँ जी कोई और बात नहीं करेंगे। इस बात को इसने खूब दिमाग में बिठाया और फिर अपने गांव की तरफ पलटकर चल दिया। नदी पार करते ही दरख्तों के झुंड में आज वो फिर मौजूद थी। निजामुद्दीन वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। वो दरख्त से उतरी और उसकी जानिब बढ़ने लगी। उसके सामने आकर चेहरे पर खुशी लाते हुए बोली, अरे आज तुमने बहुत देर कर दी। निजामुद्दीन कहने लगा, हाँ आज काम बहुत ज्यादा था। निजामुद्दीन बड़े गौर से उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और एक दहशत भी। निजामुद्दीन एक लम्हे के लिए चकरा गया। फिर निजामुद्दीन ने उसके पाँव की तरफ देखा, मगर उसके लंबे गरारे की वजह से उसके दोनों पाँव उसके अंदर छुपे हुए थे। अरे देखो, हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। मैं आज तुम्हारे लिए एक पाजेब लाया हूँ जो मैं खुद तुम्हारे पाँव में पहनाना चाहता हूँ। निजामुद्दीन ने खुशी से कहते हुए अपना थैला कंधे से उतारा और उसे खोलने लगा। वो कहने लगी, चलो तुम पहना दो, तुम खुशी से लाए हो। उसने ये कहकर अपना गरारा ऊपर उठाया और ये देखकर निजामुद्दीन की खौफ के मारे जान निकल गई। औरत के दोनों पाँव उल्टे थे। निजामुद्दीन ने थैले को ऐसे ही खंगालना शुरू कर दिया और फिर कहने लगा, ओह मुझे लगता है आज तो मैं लाना भूल गया। मैंने खुद पाजेब थैले में डाली थी, मगर मुझे लगता है मैं उसी दुकानदार के पास भूल गया जिससे बनवाई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं कल ले आऊँगा। औरत के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी कि हज्जाम भी उससे मोहब्बत करने लगा है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। हज्जाम ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा कल इंतज़ार करूँगी। निजामुद्दीन तेज़ी से पगडंडी चढ़ने लगा। रास्ते भर कुरानी आयात पढ़ता रहा। घर पहुँचा, खाना तैयार किया, बच्चों को दिया। सारी रात करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। सुबह अपने काम पर निकला। सुबह के वक्त पूरे जंगल और पूरे रास्ते में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दिन के उजाले और सुबह के वक्त वो उसे कभी नजर नहीं आई थी। शाम होते ही वो जाने से पहले मियाँ जी की बैठक में मौजूद था। उसने मियाँ जी के गोशगुजार तमाम रात के वाकयात कर दिए कि किस तरह औरत की आंखें अजीब, दहशतनाक और पांव उल्टे थे। मियाँ जी कहने लगे, वही बात निकली जिसका मुझे डर था। निजामुद्दीन ने पूछा, क्या मतलब मियाँ जी? वो कहने लगे, सब बताता हूँ, ये तुम बताओ कि फूल नगर का तो कोई गाँव मौजूद नहीं। उसने फूल नगर का नाम बताया था ना? हाँ मियाँ जी, मगर ऐसा तो कोई गांव वहाँ मौजूद नहीं। मियाँ जी कहने लगे, उसने यकीनन अपनी दुनिया का बताया है। निजामुद्दीन हैरानी से उनकी तरफ देखकर बोला, अपनी दुनिया? हाँ निजामुद्दीन, इन लोगों की अपनी एक दुनिया होती है जिससे भटक कर कभी ये हमारी दुनिया में निकल आते हैं। निजामुद्दीन मेरी बहुत गौर से सुनो। वो औरत जिसे तुम इतने दिनों से मिल रहे हो और वो तुमसे मोहब्बत का दावा करती है, जिसे तुम इतने हसीन तरीन रूप में देखते हो, वो तुम्हारे साथ मोहब्बत की दावेदार है। मगर निजामुद्दीन वो इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के रूप में एक खौफनाक चुड़ैल है। मियाँ जी की बात सुनकर निजामुद्दीन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। निजामुद्दीन बोला, मियाँ जी क्या आप यकीन से कह रहे हैं कि आपने जो कुछ बताया वो सच है? हाँ बिल्कुल, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके पाँव उल्टे हैं। अगर तुम उस बात का तजुर्बा करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। वो कैसे मियाँ जी? निजामुद्दीन ने पूछा। देखो निजामुद्दीन, तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो औरत यानी वो चुड़ैल तुम पर आशिक है।
लेकिन तुम्हारे करीब होने से वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात करो। अगर तुम उसे नाराज करोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने से गुरेज नहीं करेगी। फिर मियाँ जी इसका बेहतर तरीका क्या है? इसका बेहतर तरीका ये है निज़ामुद्दीन कि वो चुड़ैल तुम्हारी गुलाम बन जाए। निज़ामुद्दीन हैरत से कहने लगा, वो कैसे मियाँ जी? मियाँ जी ने कहा, उसका एक हल है कि तुम उसे किसी तरह बातों में लगाकर उसके थोड़े से बाल काट लो। बाल तुम्हारे कब्जे में आते ही वो हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। फिर तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती जब तक बाल तुम्हारे कब्जे में है। मगर याद रखो, वो बाल तुम्हें ऐसी जगह दफन करने हैं जहां वो उन्हें ढूंढ ना सके। बाल तुम्हारे कब्जे में होने से वो हमेशा तुम्हारी गुलाम रहेगी। मगर एक बात याद रखना, कोई उससे ऐसा काम मत लेना जो इंसानियत और हमारे दीन के खिलाफ हो। इस सूरत में तुम नुकसान उठा सकते हो। मगर मियाँ जी मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं हमेशा के लिए उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ ताकि वो मुझे रास्ते में परेशान ना करे। मियाँ जी कहने लगे, देखो निज़ामुद्दीन, वो चुड़ैल इस वीरान इलाके में सदियों से मस्कन आबाद किए है। उसको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं, या उसको ख़त्म करना। वो पहले भी हो सकता है कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी हो, मगर उसे बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों से उसका वास्ता पड़ा होगा। मगर अब न जाने क्यों वो दोबारा वहां आ गई, और जैसा कि तुमने बताया कि वो तुम पर मर मिटी है, इसलिए वो बार बार तुम्हारे रास्ते में खड़ी होती है। तुम उससे फ़ायदा ले सकते हो, मगर मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। अपनी बातों से उसे एहसास दिलाओ कि तुम भी उससे मोहब्बत करने लगे हो और उसका तुम पर रूप वाज़ेह नहीं हुआ। तुम्हारे काबू में आते ही वो तुम्हें अपने बारे में सच सच बता देगी। मेरा मशवरा यही है निज़ामुद्दीन, उसे अपने बस में कर लो। मियाँ जी की बातें सुनकर निज़ामुद्दीन सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचने के बाद उनसे इजाज़त ली और अपने घर की राह ली। आज फिर रास्ते में पहुंचा तो नदी किनारे वही चुड़ैल से मुलाकात हो गई। वो बहुत खूबसूरत औरत के रूप में थी। निज़ामुद्दीन ने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसका राज जान चुका है। वो कहने लगी, निज़ामुद्दीन आज बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। हाँ, बस कुछ काम ज्यादा था, वो उसके पास होते हुए बोला। उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे उसके बालों की लट उड़ रही थी। निज़ामुद्दीन सोचने लगा कि किस तरह इसे काबू में करके इसके बाल किसी तरीके से काट डाले। वो उसके पास खड़ी उससे बातें करने लगी। निज़ामुद्दीन कहने लगा, अरे हाँ याद आया, आज मैं तुम्हारे लिए पाजेब लाया हूँ। निज़ामुद्दीन ने जल्दी से थैले में हाथ डाला और अपना उस्तरा निकाल लिया। चुड़ैल बड़ी दिलचस्पी से थैले से निकलने वाली पाजेब का इंतजार कर रही थी, मगर निज़ामुद्दीन ने फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए बड़ी तेजी से उस्तरा निकाला और एकदम से उसके बालों की लट पकड़कर उस्तरे से काट दी। चुड़ैल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। बाल निज़ामुद्दीन के हाथ में आते ही चुड़ैल भयानक अंदाज में रोने लगी। इतने भयानक और बुरे अंदाज में रोई कि उसका चेहरा बदलने लगा, और अब वो निहायत मकरूह और भयानक चेहरे के साथ निज़ामुद्दीन के सामने खड़ी थी। निज़ामुद्दीन उसका डरावना चेहरा देखकर खौफजदा था। बालों की लट उसके हाथ में थी। उसने फौरन उस्तरा थैले में डाला। वो अभी तक रो रही थी और कहने लगी, निज़ामुद्दीन, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझसे धोखा किया, धोखे से मेरे बाल काट लिए। अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। निज़ामुद्दीन, मैं तो वैसे भी तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी गुलाम थी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी, मगर तुमने मुझ पर एतबार न करके अच्छा नहीं किया। खैर, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे बस में हूँ। निज़ामुद्दीन को हौसला हुआ और कहने लगा, अच्छा, आप पहने वाली शक्ल में आ जाओ, मैं इस भयानक चेहरे को मज़ीद देखने की ताब नहीं रखता। चुड़ैल फौरन अपने पुराने खूबसूरत रूप में आ गई। निज़ामुद्दीन कहने लगा, क्या तुम्हारा असली रूप वही है जो मैंने अभी देखा है, वही भयानक मकरूह चेहरा? वो कहने लगी, हाँ। तुम्हारा नाम क्या है और सच बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? कहने लगी, मैं कई सालों से यहाँ आबाद हूँ। मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा था, मगर चंद महीनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ। मेरा नाम शमीन है और हमारी बस्ती फूल नगर है। मैं इसी जंगल में कुछ कोस के फासले पर आबाद हूँ। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं। एक दिन मैं घूमती इधर आ निकली और मैंने तुम्हें यहाँ से गुजरते हुए देखा। तुम मुझे अच्छे लगे और मैं तुम्हें पसंद करने लगी। बस इसी वजह से मैं तुम्हें देखने यहाँ आ जाती और इस दरख्त पर चढ़कर बैठ जाती। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर मैं जानती थी कि तुम इंसान लोग हमसे शादी नहीं करते, बल्कि हमसे डरकर भाग जाते हो। इसलिए मैंने अपना खूबसूरत रूप धार कर तुम्हें काबू करने की कोशिश की, मगर अफसोस कि तुमने मुझे अपने बस में कर लिया। अब बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ?
निज़ामुद्दीन को उसकी बातों से बहुत हौसला हुआ। कहने लगा, तुम इंसान नहीं हो बल्कि एक भयानक चुड़ैल हो, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। मगर चूंकि तुम मुझे दिल से पसंद करती हो, अब मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा, मगर एक बात याद रखना, कभी जिंदगी में मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में आने की जुर्रत न करना, वरना तुम जानती हो तुम मेरे बस में हो। वो बेबसी से बोली, हाँ, अगर तुम मुझे अपने बस में ना करते तब भी मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा गलत काम ना करती जिससे तुम्हें नुकसान हो। तो ठीक है, और दूसरी बात, तुम्हारे पाँव उल्टे हैं, मेरे बच्चों के सामने कभी उल्टे पाँव लेकर मत आना, ताकि वो तुम्हें देखकर खौफ से बेहोश ना हो जाए। उसने इकरार कर लिया। और आखिरी शर्त, कभी मेरे गांव में किसी को ये राज मालूम ना हो कि तुम मेरे घर में रहती हो। मेरे बच्चे कभी इस बारे में अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मेरे लिए यही खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। निज़ामुद्दीन कहने लगा, मगर याद रखो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं एक अल्लाह का नेक आदमी हूँ, मेरे बारे में कभी कोई गलत ख्याल दिल में मत लाना। निज़ामुद्दीन ने कहा और उसे कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वो खूबसूरत औरत के रूप में थी, उसके पीछे पीछे चलने लगी। गांव पहुंचे तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। हर तरफ खामोशी और गंभीर सन्नाटे का राज था। निज़ामुद्दीन ने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बेटी ने खोला। उस औरत पर नजर पड़ी तो कहने लगी, अब्बा ये कौन? अरे बेटा अंदर चलो, बताता हूँ, ये तुम्हारी माँ है। निज़ामुद्दीन ने बच्चों को बताया कि वो उनके लिए नई माँ ले आया है। बच्चे घर में एक औरत को देखकर बड़े खुश हुए। बच्चे थे बहल गए। निज़ामुद्दीन खाना बनाने लगा तो वो कहने लगी, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आज़ाद हो, तुम्हारे घर के सब काम मैं करूँगी। और वाकई निज़ामुद्दीन की दुनिया ही बदल गई। निज़ामुद्दीन के घर के काम खुद ब खुद होने लगे। उसके घर पहुंचने से पहले खाना बनने लगा, बाकी घर के छोटे मोटे काम भी होने लगे। बच्चे बहुत खुश थे। निज़ामुद्दीन ने बड़ी बेटी से लेकर सबको सख्ती से ताकीद की कि माँ के बारे में किसी को मत बताना। अगर कोई पूछे तो बोलो कि घर का सब काम मेरे अब्बू करते हैं। निज़ामुद्दीन के घर पर हैरत अंगेज मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। घर धुला दलाया और घर के काम होने लगे। बच्चे भी साफ सुथरे उजले कपड़े पहनते। बच्चे गली में निकलकर खेलते तो लोग हैरान थे कि बच्चे उजले धुले धुलाए कपड़े और साफ सुथरे कपड़े पहने होते, जैसे इनकी माँ ने इन्हें नहा धोकर नए कपड़े पहनाए हों। आगे पीछे के मोहल्ले के लोग हैरान थे कि निज़ामुद्दीन के घर का माहौल कैसे एकदम बदल गया। घर भी हमेशा साफ सुथरा है और बच्चे भी साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं। असल में वहाँ पर किसी को वो औरत दिखाई नहीं देती थी, इसलिए सभी लोग हैरान थे कि निज़ामुद्दीन किस तरह अपने घर और बाहर के दोनों काम साथ साथ करता है। उस औरत यानी चुड़ैल ने कभी निज़ामुद्दीन को शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर कभी उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश निज़ामुद्दीन ने उसके बाल काटकर अपने बस में ना किए होते। निज़ामुद्दीन ने वो बाल अपने सहन की एक दीवार के साथ दफन कर दिए थे। बाल काटकर उसके बस में चले जाने से अब वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी। हालांकि उसका दिल चाहता कि कभी कभार वो अपनी दुनिया में जाए। बहरहाल वो दिलो जान से उसके बच्चों की खिदमत में लगी रही। बच्चे बड़े होने लगे और अब वो उससे मानूस हो गए थे। कभी उन्होंने उसके मुतालिक जुबान नहीं खोली। आगे पीछे के लोग सख्त हैरान थे कि निज़ामुद्दीन तो सारा दिन मजदूरी पर होता है, फिर उसके घर के काम काज कौन करता है? घर में तो कोई नज़र भी नहीं आता बच्चों के अलावा। जब बच्चे भी थोड़े से बड़े हुए तो लोग उनसे सवाल करने लगे। छोटे बच्चे बेचारे मासूम थे, कहने लगे हमारी अम्मी हमें तैयार करती हैं। अब तो लोग और भी तजस्सुस में रहने लगे कि अम्मी कहाँ से आ गई। एक दो लोगों ने निज़ामुद्दीन से सवाल किया तो निज़ामुद्दीन कहने लगा, बच्चे मुझे ही माँ भी समझते हैं और बाप भी। निज़ामुद्दीन ने फिर बच्चों को डांटा कि उसके बारे में कभी किसी को ना बताए, मगर बच्चे तो मासूम थे। कुछ लोग ये भी समझने लगे कि बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि घर के काम कर लेती है। एक मर्तबा बड़ा अजीब वाक़या हुआ। उनकी पड़ोसन छत पर खड़ी थी। निज़ामुद्दीन के सहन में झांक कर देखने लगी कि देखूं तो सही कि इसकी बेटी कैसे इतनी समझदार हो गई कि घर के सारे काम कर लेती है। दोपहर का वक्त था। बच्चे अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बस उसी दिन उस चुड़ैल से भूल हो गई। दोपहर से शाम का वक्त होने लगा था। हमसाई ने जब उसके घर के सहन का मंजर देखा तो बेहोश होकर गिर गई। उसने देखा कि सहन के ऐन बीचों बीच एक अजीबुल खलकत काली भजंग औरत सहन में बैठी है। उसका एक पांव चूल्हे में जल रहा है जैसे लकड़ी जल रही होती है, जबकि दूसरे हाथ से वो सब्जी काट रही है। पांव ऐसे जल रहा था जैसे पांव ना हो बल्कि कोई कच्ची लकड़ी हो।
और वो औरत इस बात से लापरवाह सब्जी काटने में मसरूफ थी। हमसाई तो ये मंजर देखकर ही बेहोश हो गई और छत पर गिर गई। हमसाई की बेटी ने गिरने की आवाज़ सुनी तो ऊपर आई, माँ को बेहोश पड़े देखा, फौरन शोर मचाया। उसका शौहर भागता हुआ ऊपर आया, उसे उठाकर ले गए। उसे होश में लाने की कोशिशें हुई। होश में आई तो उसने अपने घर वालों को बताया कि उसने निज़ामदीन के घर में ऐसा मंजर देखा। खामद कहने लगा कि ये बात दोबारा मुंह से मत निकालना, अगर ये बात झूठी निकली तो लोग हमारा यकीन नहीं करेंगे और पूरे गांव में हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। वो अपने शौहर से कहने लगी, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुम्हें इस बात का पूरा सबूत दूंगी। और फिर वो हमसाई और उसका शौहर छुप छुप कर उसके घर में झांकने लगे। वो झांक कर देखते और फिर खामद ने भी ऐसा ही मंजर देखा कि उनके घर में बैठी हुई वो बजंग काली औरत यानी वो डायन। फिर ये बात उनके घर से निकली और होते होते पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव में चहमगोइयाँ होने लगी कि निज़ामदीन का घर घर नहीं बल्कि चुड़ैल का घर है और ये बच्चे सब चुड़ैल के बच्चे हैं। निज़ामदीन का घर गांव में चुड़ैल के घर के नाम से मशहूर हो गया। उड़ते उड़ते बात निज़ामदीन के कानों तक पहुंची कि गांव के लोगों को उसका राज मालूम हो चुका है कि उसके घर में एक भयानक चुड़ैल का बसेरा है जो उसके सारे काम करती है। निज़ामदीन बड़ा घबराया। निज़ामदीन घर पहुंचा और उसने चुड़ैल से पूछा कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि अपने आप को किसी पर जाहिर मत करना, लोगों ने तुम्हें देख लिया है, इसलिए मेरे घर के बारे में पूरे गांव में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। वो कहने लगी, मैंने कई साल तक तुम्हारे बच्चों की खिदमत की है, मेरा राज जानबूझकर मैंने जाहिर नहीं किया, मगर मैं इकरार करती हूँ कि तुम मुझे अब आज़ाद कर दो। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। मगर अब तो निज़ामदीन भी उसका आदी हो चुका था। जब घर का हर काम तैयार मिले तो कौन पागल उसे आज़ाद करे। निज़ामदीन ने इनकार कर दिया तो चुड़ैल उसकी मिन्नतें करने लगी, मगर निज़ामदीन टस से मस न हुआ। वो उसे किसी सूरत आज़ाद करने को तैयार नहीं था। उस चुड़ैल ने जब उसकी बहुत मिन्नतें की और वह ना माना तो वो खामोश हो गई। इसी तरह एक बार ऐसा हुआ कि बरसात के मौसम में बहुत बारिश हुई। निज़ामदीन के घर के सहन की एक कच्ची दीवार गिर गई। चुड़ैल ने अपनी ताकत से तमाम दीवार सीधी करके लगाई और सहन की मिट्टी खोद कर उन पर गीली मिट्टी लगाने लगी ताकि दीवार मजबूत हो जाए। इत्तफाक की बात है कि ये वही जगह थी जहां पर निज़ामदीन ने एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया में वो बाल रखकर दबाए हुए थे। मिट्टी खोदते खोदते चुड़ैल के हाथों हंडिया लग गई। उसने खोल कर देखा तो उसमें वही बाल थे। उसने फौरन अपने बालों को निकालकर चूल्हे में डालकर जला दिया, जिससे वो उसकी कैद से आज़ाद हो गई। निज़ामदीन शाम को घर वापस आया तो चुड़ैल कहने लगी, निज़ामदीन, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बहुत खिदमत की, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं। मैंने जो किया दिल से किया, मगर अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। गांव के लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के बारे में बहुत तजस्सुस में हैं। मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, मगर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मगर मुझे भी अपनी दुनिया याद आती है और मुझे वहाँ वापस जाना है। तुम तो कुछ साल जिंदा रहकर इस दुनिया से चले जाओगे, मर जाओगे, मगर हमने अभी कई सदियों तक जिंदा रहना है। और अगर मैं तुम्हारी गुलाम रही और तुम इस दौरान दुनिया से चले गए तो फिर मैं हमेशा के लिए इस घर की कैदी बनकर रह जाऊंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। निज़ामदीन कहने लगा, तुम नहीं जा सकती जब तक मैं तुम्हें आज़ाद ना करूँ, तुम्हारे बाल तुम्हें वापस ना करूँ। चुड़ैल कहने लगी, नहीं निज़ामदीन, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, क्योंकि तुम उन बालों की हिफाजत ना कर सके जैसी तुम्हें करनी चाहिए थी। मैं जाने से पहले उसी हंडिया में तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं इतना कुछ तुम्हें दे जाऊंगी जो तुम्हारी अगली ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। ये कहकर चुड़ैल उसकी निगाहों के सामने से गायब हो गई। निज़ामदीन उसे आवाज़ें देता रह गया, मगर वो जा चुकी थी। निज़ामदीन सर पीट कर रह गया। उसने उसे बहुत आवाज़ें दी, मगर वो वापस ना आई, क्योंकि वो तो आज़ाद हो चुकी थी। निज़ामदीन ने पागलों की तरह हंडिया तलाश करनी शुरू कर दी। उसे उसी टूटी हुई दीवार के पास वो हंडिया मिली। उसने जल्दी से हंडिया में बाल ढूंढने के लिए हाथ डाला तो बहुत सी अशरफियाँ उसके हाथे आ गईं। निज़ामदीन अफसोस से हाथ मलता रह गया कि वो उससे कोई ऐसा काम ना ले सका जिससे उसकी सारी ज़िंदगी संवर जाती, मगर वो जाते जाते उसे बहुत ढेर सारी दौलत दे गई। निज़ामदीन का घर बहुत अरसा तक चुड़ैल का घर मशहूर रहा। पूरे गांव में वो चुड़ैल का घर मशहूर था। निज़ामदीन इस तोहमत को धोने में कई साल तक नाकाम रहा। दौलत हाथ आते ही उसने
बच्चों को लिया और उस गांव से शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसने नई जिंदगी का आगाज किया। उस गांव में आज भी वो घर चुड़ैल के घर के नाम से मशहूर है, मगर अब उस घर में कोई नहीं रहता। वो वीरान और सुनसान पड़ा है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।